नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे आगे की कहानी रोज़ की, कि रोज़ में किस तरह से उन्होंने एक नारी जीवन का चित्रण किया है ना? तो इग्नू के पेपर में अक्सर मालती का जीवन इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि रोज़ कहानी में मालती की द्वंद्वग्रस्त मानसिकता का चित्रण किस प्रकार आज्ञा ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो अज्ञा ने अपनी कहानी का जो शीर्षक रखा है रोज़, तो यह शीर्षक इस कहानी की केंद्रीयता को स्थापित करता है। इसलिए बाद में अज्ञा ने कहानी का नाम बदलकर रोज़ रखा। यह कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से छपी थी। बाद में इसका शीर्षक बदलकर अज्ञा ने रोज़ कर दिया था। पहले ये जो कहानी थी वो गैंग्रीन नाम से थी, बाद में इसका जो शीर्षक है वो रोज़ कर दिया गया था। तो जो रोज़ है वो आधुनिक हिंदी कविता की कालजयी उपलब्धि है। एक साधारण स्त्री की दिनचर्या की कहानी है जिसमें घटनाएं नहीं है, बस दिनचर्या, मतलब इसमें क्या है कि पूरे एक दिन की दिनचर्या है, इसमें कोई घटनाएं नहीं है ना? तो एक नीरस दिनचर्या जिसका कोई भविष्य नहीं है, एक ऐसी दिनचर्या जिसका कोई भविष्य नहीं, जो जीवन को कहीं पर भी लेकर नहीं जाता, कोई घटनाएं नहीं घटती इसमें। कहानी का स्थूल तथ्य एक स्त्री की दिनचर्या का बयान जैसा दिखाई देता है। कहानी में प्रवेश करते ही कहानी के संकेतों को रेखांकित करने के बाद यह कहानी दिनचर्या के स्थूल आवरण के भीतर स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्नों की कहानी बनने लगती है। इस कहानी को तीसरे व्यक्ति यानी नैरेटर के बयान के माध्यम से दर्ज किया गया है। तीसरा व्यक्ति जो है इसमें वो मालती के रिश्ते का दूर का भाई लगता है। वह कहानी का दृष्टा है और व्याख्याकार दोनों हैं। मालती और नैरेटर का बचपन एक साथ ही गुजरा था। तो इसमें हम जानेंगे कि मालती के दिनचर्या के 3 मुख्य बिंदु कौन से हैं। घर की देखभाल करना, छोटे बच्चे की देखभाल करना और पति की प्रतीक्षा करना। और रोज़ उसका ऐसे ही दिन जो है बीत जाता है, तो उसके लिए कोई आम बात नहीं है। तो इस दिनचर्या में धीरे धीरे मालती के जीवन में अकेलापन जो है पसरता जाता है। ऐसा अकेलापन जिसमें जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इस वैवाहिक जीवन में मालती की चेतना में कई बुनियादी परिवर्तन हो जाते हैं। इस कहानी में अगर हम देखें कि नारी जीवन का चित्रण क्या है, कि विवाह के बाद उसकी क्या स्थिति हो जाती है, तो विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में जो जड़ता आ जाती है, वितृष्णा की स्थिति आ जाती है, उसके बारे में हम जो है इसमें अज्ञा ने लिखा है कि विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी क्या है उसकी। एक ही ढर्रे का जीवन शैली, स्त्री के व्यक्तित्व विकास के प्रति पति की अनास्था, कोमल भावनाओं को किस प्रकार खंडित करके केवल कर्तव्य परायणता में सीमित किया जा सकता है ना? ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने दिखाई हैं इस कहानी के माध्यम से, कि सीमित दुनिया में बंद जीवन की छटपटाहट तथा अभाव को दूर करने की इच्छा और बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती स्त्री की मनस्थिति को इसमें हम देखेंगे, है ना? कि जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद स्त्री के जीवन में किस तरीके से अकेलापन पसरने लग जाता है ना? जब पति के साथ ज़्यादा संवाद नहीं होता तो अकेलापन उसे घेर लेता है। बस घर में पति बच्चों की देखभाल करना, घर की देखभाल करना और बाहरी दुनिया से उसका कटाव हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम देखने को मिलेंगी। एक नारी के जीवन में ये किस तरह से एक त्रासदी का कारण बन जाता है, उन सभी मनोदशा का इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने बात की थी कि मालती का दिनचर्या क्या था। 3 बिंदु पढ़े थे कि घर की देखभाल करना, बच्चे को संभालना, पति की प्रतीक्षा करना। अब हम देखेंगे कि मालती के जीवन में क्या परिवर्तन आया विवाह के बाद। तो जो मालती है वो अपने गुजरे हुए दिनों को भूल जाती है। उसके अंदर जो बचपन का उत्साह होता है, उमंग होती है, संवादहीनता में बदल जाती है। यानी कि जहाँ वो पहले बचपन में इतनी चंचल थी, खेलती कूदती थी, वहीं अब वो क्या हो गई, संवादहीनता से भर गई। ना ज़्यादा किसी से बात करती है ना कुछ। जब उसका दूर का रिश्तेदार उससे मिलने आता है तो वो पूछता है कि क्या मैं कि मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? तो वो कहती है हूँ। तो यहाँ पे जो हूँ है वो विस्मयादिबोधक भी लगता है और प्रश्नवाचक भी लगता है, कि वो क्वेश्चन कर रही है या मतलब बोल रही है कि हूँ, इस तरीके से। तीसरा कि उसके व्यक्तित्व में एक खास तरह का भुतेली उब पसर गया है ना? कि मतलब उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा अलग सा ही हो गया है। चौथा कि मालती के जीवन में अब कोई भी उत्सुकता, जिज्ञासा का भाव नहीं बचा है। मालती इतनी ज़्यादा संवेदनहीन हो गई है कि अब मृत्यु का ख्याल भी उसे आतंकित नहीं करता। तो कहानी का बुनियादी सवाल क्या है? कहानी क्या सवाल करना चाह रही है? वो ये सवाल करना चाह रही है कि बचपन की मालती का व्यक्तित्व विवाहित मालती तक पहुँचते पहुँचते क्यों इतना बदल गया? बचपन की एक खुशहाल लड़की विवाह के बाद क्यों इतनी निराशा और संवेदनहीनता से भर गई है? तो कहानीकार ने इन्हीं सभी कारणों पर विचार किया है। ऐसे जीवन के कारणों को समझने की कोशिश इस कहानी रोज में की गई है। अगर हम कहानी रोज का विश्लेषण करें तो एक स्त्री ऐसी क्यों हो जाती है? एकल परिवार ने जीवन में एक रास्ता उप गतिहीनता पैदा कर दी है। अगर संयुक्त परिवार होता तो बहुत ज़्यादा चहल पहल होती, सबसे बातें वगैरह करती।
लेकिन जब से एकल परिवार होने लगे तब से अकेलापन, ठीक है, अजनबीपन, ये लोगों को बहुत ज़्यादा घेरने लगा है। तो जीवन की उबाऊ दिनचर्या या पुनरावृत्ति आधुनिक सभ्यता की बड़ी समस्या है। ऐसी जीवन शैली जिसमें समाज और जीवन की विविधता के लिए कोई स्थान नहीं। पति पत्नी के संबंध में सख्य भाव, मित्रता का अभाव, स्त्री पुरुष के संबंधों में मित्रता के स्थान पर पति पत्नी का वैधानिक ढांचा रह जाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि पति पत्नी के संबंधों से संवाद गायब होने लगता है। कहानी रोज में दिखाता है कि मालती और महेश्वर के बीच संवाद के सारे सूत्र टूट गए हैं। इसीलिए अब क्या है कि दोनों का जीवन ही जो है एक संतरास से भर गया है ना। मालती का जीवन भी यांत्रिक होता जा रहा है, हो गया है, और उसी तरह से महेश्वर का जीवन भी जो है वह यांत्रिक हो गया है ना। दिन में 2 बार वो जाता है अस्पताल जाता है, फिर शाम को खाना खाने, रात में खाना खाने आता है, सुबह जाता है, फिर शाम दिन में खाना खाने आता है, इस तरीके से। तो कहानी रोज जो है वो संबंधों के राख हो जाने की कहानी है। संबंध राख इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें मित्रता, सख्य भाव का अभाव हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि संवाद नहीं होते। तो मालती और महेश्वर ने अपने जीवन का कोई भी निर्णय नहीं लिया, इसलिए परिस्थितियों और दिनचर्या में बहने के अलावा उन दोनों के पास कोई चारा ही नहीं है। जीवन की सार्थकता का कोई प्रश्न इनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए जो जीवन निर्णय नहीं लेता, जहाँ चुनाव नहीं होता, वो जीवन सार्थक भी नहीं होता है। अगर हम इस कहानी को नारी विमर्श के दृष्टिकोण से देखें, हालांकि इस कहानी को हम कई सारे दृष्टिकोण से देख सकते हैं, सामाजिक स्तर से भी देख सकते हैं, है ना, नारी विमर्श के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, तो उदारवाद के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम नारी विमर्श के दृष्टिकोण से देखें तो कहानी के मूल में पितृसत्तात्मक ढांचे में स्त्री के जीवन की थकान है कि घरेलू काम का पूरा दायित्व मालती पर है। वैसे काम भी, मतलब कुछ वैसे काम जो छोटे मोटे होते हैं जिसमें पति भी मदद कर सकता है, लेकिन तटस्थ रहता है, वो हाथ बटाने तक नहीं आता। तो यहाँ पे जो नैरेटर है, जो कहानी कह रहा है, वो कहता है कि चाहे पत्नी को 1 बजे भूख लगी हो, लेकिन खाएगी वो 3 बजे ही, क्योंकि पति के खाने के बाद ही तो उसे खाना है। यानी कि किस तरह एक परिवार में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की है, इस दृष्टिकोण से भी कहानी को समझने की कोशिश की गई है ना। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो कहानी है संकेतों व प्रतीकों से भरी हुई कहानी है। इस कहानी का जो पहला शीर्षक था गैंग्रीन, तो यह गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन ना एक तरह से एक बीमारी है कि मतलब ये कांटा लगने से जो घाव पैदा होता है, और उस घाव के कारण हाथ पांव काटने पड़ते हैं, क्योंकि गैंग्रीन का जहर जो है शरीर में फैल जाता है, और व्यक्ति को बचाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उस अंग को काटना पड़ता है। तो ये गैंग्रीन क्या है? एक संकेतात्मक शब्द है। गैंग्रीन आधुनिक जीवन, उसकी ऊब, एकरसता, आवृद्धि, संबंधहीनता, संवादहीनता, जीवन की यांत्रिकता का घाव है। तो यह वह गैंग्रीन है जो जीवन को विषाक्त, अर्थहीन, अपंग बना रहा है। इस तरह गैंग्रीन की स्थिति स्थूल नहीं, मानसिक दिनचर्या व संबंधों के स्तर पर फैलता हुआ वह जहर है जो आधुनिक सभ्यता की नियति है। अब हम बात करें रोज शीर्षक की आवृत्ति की, तो इस आवृत्ति के माध्यम से इसमें जीने वाले और इस आवृत्ति के शिकार पात्र कहीं पहुंचते ही नहीं है। मतलब इस कहानी के जो पात्र है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बस एक दिनचर्या में ढलते जा रहे हैं। अर्थात आवृत्ति क्या है? एक प्रकार की भविष्यहीनता, कि उन्हें अपने भविष्य का भी कुछ नहीं पता है। आवृत्ति एक ऐसी ही स्थिति है जहाँ हम अपनी वित्त से फैली बाहर दुनिया को ना समझते हैं और ना उससे संबंध महसूस करते हैं। तो रोज की प्रतीकात्मकता जीवन को यंत्र में बदल देने वाली सभ्यता के रूपक में बदल जाती है। और अगर हम सबसे बड़ी बात ये करें कि मालती का जीवन, तो वो एक अंतहीन सिलसिले की तरह है। मालती का जीवन एक ऐसा सिलसिला जिसमें चीज़ें केवल घटित होती जा रही है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। वो चीज़ों को कर रही है अपना कर्तव्य समझकर दिनचर्या की तरह, लेकिन उन सबका कोई अर्थ नहीं रह गया, है ना। तो इसमें जो सबसे पहली घटना नज़र आती है वो ये कि बच्चा जो है बिस्तर से गिरता है और रोता है। तो यहाँ पर बच्चे का गिरना और उसका रोना सामान्य रूप से उसके लिए क्या हो गया? एक दिनचर्या हो गया। वो कहती है तो रोज़ की ही बात है, रोज़ ही गिरता है, रोज़ ही रोता है, ये तो रोज़ की बात है, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चे के गिरने और चोट लगने पर मालती संवेदनशीलता का परिचय देने की जगह रोज़ की घटना की तरह लेती है। मतलब एक होता है ना कि बच्चा गिरता है तो माँ का कलेजा एकदम धक धक करने लग जाता है कि कैसे गिर गया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मालती है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती, वो कहती है तो रोज़ की तरह ही, रोज़ की ही बात है, रोज़ की तरह। वहीं दूसरी घटना ये घटित होती है कि जब महेश्वर जो है बाजार से कुछ आम लाया होता है, तो जो वो आम होते हैं वो अखबार में लिपटे होते हैं। तो वो मालती से कहता है कि तुम जब आम लाना तो धोकर लेकर आना। तो मालती अखबार से आम निकालती है और अखबार का जो बासी हिस्सा होता है वो पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे नैरेटर याद करता है कि बचपन की मालती जो थी वो मतलब नहीं पढ़ने के लिए पिता से विद्रोह कर बैठती थी।
पिता के द्वारा दी गई किताब भी उसने फाड़ दी थी, यानी कि उसके पिता ने जो है उसे एक किताब दी थी पढ़ने के लिए और कहा था कि बेटा रोज़ तुम जो है 1-1, 2-2, 10-10 पन्ने करके पढ़ना। लेकिन उसने किया क्या, रोज़ 10-10 पन्ने ऐसे करके फाड़ दिए। जब पिता ने पूछा कि तुमने किताब पढ़ ली? तो कहती है हाँ कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली। तो पिता कहते कि दिखाओ? तो कहती कि नहीं, मैंने फाड़ दी, इस तरीके से। तो कहते कि बचपन की मालती किस तरह थी और अब की मालती कैसी हो गई है। तो जो बचपन की मालती थी वो स्वच्छंद स्वभाव की लड़की थी, जो कभी पढ़ने में अरुचि दिखाती थी, किस तरह बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए। लेकिन अब जो आज की मालती है, शादी के बाद वाली मालती, आज वो दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठी है। तो इस तरीके से उसकी त्रासदी का वर्णन किया है लेखक ने कि अखबार के बासी हिस्से को तन्मय होकर पढ़ना संकेत है कि बाहरी दुनिया से जुड़ने की ललक मालती की चेतना के भीतर उठ चुकी है। तो अज्ञे ने जो है मालती के व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि यह मालती के जीवन में एक अतीत है, लेकिन वो इस वक्त अपनी स्मृतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है क्योंकि उन स्मृतियों का उसके वर्तमान जीवन से कोई तालमेल नहीं है। मालती जीवन के भविष्य की तरफ भी झांकना चाहती है, लेकिन परिस्थितियों से टकराकर अंततः अपनी जीवनचर्या में लौट आती है। मतलब यहीं पर एक प्रसंग और आता है कि 3 बजने पर मतलब जो मालती है वो हर मतलब पूरे दिन में जो है समय देखती रहती है कि ओह 2 बज गए, 3 बज गए, 11 बज गए, इस तरीके से। यहाँ पे एक प्रसंग आता है कि 3 बजने पर मालती ने थकी हुई सांस लेकर कहा 3 बज गए। 4 बजने, 5 बजने और फिर रात के 11 बजने पर भी वो इसी प्रकार गहरी थकी सांस लेकर इतने उतने बजने की बात अपने आप से कहती है। लगता है कि वो प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो एक मनहूस घंटा बीता तो घर में नौकर भी तो नहीं है, जो बर्तन मांजने का काम जो है रोज़ मालती को ही करना पड़ता है। पर बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, पर रोज़ ही वक्त पर नहीं आता। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है। रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे। पानी की अनियमित आपूर्ति का क्रम भी रोज़ जैसा ही है। तो इस तरह उस घर में बच्चे का रोना, मालती के द्वारा बर्तन मांजना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटे की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम 2 वक्त डिस्पेंसरी जाना, पानी का रोज़ अनियमित रूप से आना, सब कुछ एक जैसा ही, सब कुछ रोज़ जैसा ही है। अब इस कहानी का जो नैरेटर है यानी अतिथि, तो वो कहता है कि मतलब अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे ये अनुभव होता है कि वो कहता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। मतलब वो उस घर में आता है, देखता है कि इस घर में कितनी उदासीपन छाया है, कितनी नीरसता है, कितनी संवेदनहीनता है। उसे लगता है कि इस घर पे जो काली छाया मंडरा रही है, छाई हुई है, अब वो मेरे ऊपर भी मंडराने लग गई है। मैं भी इसके वश में होता जा रहा हूँ। अब इसी कहानी में एक प्रसंग और आता है जहाँ जिस प्रसंग को पढ़कर हमें लगता है कि हाँ, जो मालती उसकी चेतना जागृत है, वो संवेदनशील है। मतलब कहानी के तीसरे भाग में जब महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों का अंकन है वो। मतलब महेश्वर सूचना देता है कि अस्पताल में भी रोज़ एक सा ढर्रा है। हर दूसरे चौथे दिन वहाँ गैंग्रीन का रोगी आ जाता है, जिसके टांग काटने की नौबत भी आ जाती है। फिर यहीं पर जो मालती है वो अपने पति पर व्यंग करती है, कहती है कि सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो कितनी संवेदनहीनता से भर गई है कि उसे अब मृत्यु का भी जो भय है वो डराता नहीं है। मालती अपने जीवन की नीरसता को प्राय चुपचाप सहती रहती है और पति से उसकी बातचीत भी कम होती है, पर सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और रोगियों के मरने के प्रसंग को लेकर जब वो पति के ऊपर व्यंग करती है तो इससे पता चलता है कि उसकी संवेदनशीलता और जिजीविषा जागृत है। कांटा लगने पर गैंग्रीन होना और उसके होने पर टांग का ऑपरेशन, यहाँ तक कि टांग का काटना, अस्पताल में रोगियों का मरना, सब कुछ नित्य क्रम की तरह ही चलता रहता है, जिसे झेलना महेश्वर की नियति है। पर इस कहानी में महेश्वर की जड़ता, उसकी उबाहट, एक रास्ता का अंकन गौण रूप में किया गया है, संक्षिप्त रूप में। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो है मालती के नीरस यांत्रिक जीवन की त्रासदी को उभारना, समाज के सामने दिखाना। तो कहानीकार की दृष्टि का केंद्र है मालती और उसके जीवन की जड़ता। महेश्वर के नित्य क्रम और यांत्रिक जीवन की झलक भी इसमें मिल ही जाती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहते हैं और मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रहती है, क्योंकि नल में पानी आ गया था। उसकी नियति घर के भीतर खटना ही थी, बाहर की खुली हवा का आनंद लेना नहीं। तो यहाँ पे आगे कहानीकार ने एक बड़े ही मामूली पर रोचक प्रसंग की ओर उद्भावना की है कि बर्तन धोने के बाद मालती को पति का आदेश मिला
थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना, है ना। तो वो क्या करती है कि जब आम धोने जाती है तो अखबार के टुकड़े को पढ़ने में उसकी तल्लीनता इस तथ्य का सूचक है कि वो बाहर की दुनिया के समाचार जानना चाहती है। अपनी सीमित दुनिया में वो बंद है, तो अपनी उस सीमित दुनिया से बाहर निकलना चाहती है। तो यहाँ पर जो ये प्रसंग है बहुत ही मामूली है, पर बड़ा ही अर्थगर्भित है, यानी बहुत सारे अर्थों को अपने अंदर समाहित है किए हुए है। इससे पता चलता है कि जीवन की जड़ता के बीच भी मालती कुछ जागरूकता, कुछ जिज्ञासा, कुछ जीवन इच्छा बची है उसके अंदर। इस मामूली प्रसंग से कहानीकार की उर्वरा कल्पना शक्ति का भी प्रमाण मिल जाता है। मालती के जीवन की जड़ता के बीच चेतना और जीवन इच्छा के लक्षण कहानी के बीच यदाकदा प्रकट होते हैं, जिनसे लगता है कि वे इस घुटन भरी जिंदगी से निकलना चाहती है। पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय मालती के द्वारा जीवन से किए गए समझौते का है। वो सब कुछ सह लेती है। पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा और बच्चे के प्रति वात्सल्य उसे समझौते के लिए बाध्य करता है। उसके जीवन की गाड़ी रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर कभी तेज दौड़ती है तो कभी मंद गति से चलती जाती है। तो रोज़ जो है वो नारी की चुनौती के बजाय उसके समझौते और सहनशीलता की कहानी है। वो सब कुछ सहकर भी गृहस्थी की गाड़ी धकेलती रहती है। यहाँ पर एक बेहद ही रोचक प्रसंग आता है कि महेश्वर और अतिथि के द्वारा बाहर पलंग पर बैठे चांदनी का आनंद लेना और रसोई के भीतर मालती द्वारा बर्तन मलना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसे प्रसंग है जो नारी के जीवन की विषम स्थिति के सूचक हैं। उसे बर्तन साफ करने के साथ बच्चे को भी संभालना है। बच्चे को सुलाने के बाद वह बर्तन मलने बैठी तो बच्चा पलंग से नीचे गिर पड़ा। इस पर मालती की प्रतिक्रिया है, इसकी चोटें लगती ही रहती हैं, रोज़ ही गिर पड़ता है। मानो पलंग से बच्चे का गिरना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो रोज़ ही होता है। उसकी चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि चोटें तो रोज़ ही लगती हैं। उसके मन की चोटें भी उसके लिए चिंता का विषय नहीं रही, क्योंकि वह भी रोज़ लगती हैं। रोज़ की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है, इसलिए कहानी का शीर्षक रोज़ बड़ा सार्थक है। इस स्थल पर कहानीकार की टिप्पणी भी प्रासंगिक लगने लगती है कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि मालती का जीवन अपना रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। इस तरह इस कहानी की मुख्य संवेदना मालती के एकरस जीवन, उसकी सहनशीलता और समय के साथ समझौते से संबंधित है। यह नारी जीवन की एक त्रासदी भी है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि के साथ होता है, जबकि मालती मर्मभेदी आवाज में कहती है 11 बज गए। यहाँ मालती के सामान्य शब्दों में एक व्यंग्यात्मक करुणा है जो इन्हें जीवंत बना देती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।